मोहन यादव जी, डायमंड स्टेट समिट न्यूज 18 इंडिया के फिर से आपका यहां पर बहुत बहुत स्वागत। दूसरी बार आज आप डायमंड स्टेट समिट में आ रहे हैं। आपका भी मध्य प्रदेश की धरती और खासकर ये झीलों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत, अभिनंदन है। मैं मान के चलता हूं कि न्यूज 18 ने जिस प्रकार से अपनी एक पहचान बनाई है, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बधाई देना चाहूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और वाकई आपने कहा कि झीलों की नगरी, बहुत ही खूबसूरत शहर, हरियाली, झीलों की, जब आप लैंड भी कर रहे होते हैं आपको नजर आती हैं झीलें। यहां पर इसको वेनिस भी कहा जाता है साउथ एशिया का, तो बहुत ही खूबसूरत शहर आपका। कोई भी उपलब्धि हो, कोई भी अचीवमेंट हो, बहुत बड़ी चीज होती है, मेहनत से मिलती है। लेकिन जब चुनौतियां भी बहुत बड़ी हो तो वो मेहनत और वो जो उपलब्धि है वो और बड़ी हो जाती है। बहुत ही साधारण परिवार से आप, पूनम चंद यादव जी के परिवार से, आलू बड़ा वो बेचते थे, बहुत ही साधारण परिवार से सारी चुनौतियां पूरी करते हुए आज आप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, बहुत बड़ा राज्य है। कैसी रही आपकी ये यात्रा सारी? जब आप इसको देखते हैं, कैसी कैसी चुनौतियां सामने आई, उनको पार करते हुए यहां पर पहुंचना, क्या सोचते हैं आपकी इसमें कुछ किस्मत का भी रोल रहता है, कुछ मेहनत का भी रोल रहता है, कुछ पढ़ाई का, कुछ लगन का, कुछ विश्वास का? कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको बहुत वैसे लेता हूं, ऐसे तो भगवान की कृपा तो होती ही है, लेकिन पद बड़ा हो सकता, लोगों का मन, हमारा जो मस्तिष्क है वो जमीन पे रहे तो सबसे अच्छा इलाज वही है। भगवान की दया से दायित्व तो चाहे जो मिले, हमारे मन पे उसका परमात्मा मद ना चढ़ाए, अहंकार ना आए, ये ज्यादा बेहतर है। मैं इतना ही मान के चलता हूं, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त। पढ़ाई को आपने बहुत महत्व दिया, आपने कई डिग्रियां आपने प्राप्त की। इस वक्त आप देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। आपने बीएससी की, आपने एमबीए की, आपने एलएलबी की, आपने पीएचडी की, इतनी क्वालिफिकेशंस। और दूसरी तरफ यह भी नहीं कि वो क्वालिफिकेशंस पीछे रह गई, स्वाध्याय आपके जीवन का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र रहा है कि मैंने साथ साथ पढ़ते रहना है। ये नहीं कि मैंने सिर्फ जिसको कहते हैं ऑफिशियल डिग्री ले ली है तो अब मैंने और नहीं पढ़ने की मेरे को जरूरत। स्वाध्याय आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो जब आप यूथ को देखते हैं, आप अगली जनरेशन को देखते हैं, तो आप इस चीज को कैसे समझाने की कोशिश करेंगे कि स्वाध्याय का क्या महत्व है? देखिए, ये बात सही है कि सिलेबस का पढ़ना वो हमारी उस समय की आवश्यकता रहती है जब हम डिग्री ले रहे हैं, लेकिन पढ़ते रहना जरूर चाहिए। मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि हमारे लिए विद्या भी धन है, तो उसका हमारे मस्तिष्क में संग्रह होते रहना और उसका समय पे सदुपयोग होना, ये अपने स्वांत सुखाय भी और व्यवस्थाओं के लिए भी आवश्यक है। मैं मान के चलता हूं इसमें जो प्रशासनिक दृष्टि है वो राजनेताओं में भी होना चाहिए। मैं इसमें आदर्श उदाहरण मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनका दिल्ली जाने के बाद नई टेक्नोलॉजियों के माध्यम से नए नए प्रकार से रुचि लेकर के आगे जब प्रधानमंत्री आगे चलते हैं तो हम सबको प्रेरणा देते हैं। मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं और आपके माध्यम से मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हमको हमारी अपनी स्वयं की मनोदशा में, जब हम रोजमर्रा के जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे खुद के लिए भी सारी चीजों से वो अपने को दक्ष होना चाहिए, जिसको अपनी भाषा में अपडेट कहते हैं कि हम अगर जितने अपडेट रहेंगे उतना परमात्मा हमको यश देगा। और उसमें मैं कोशिश करता हूँ स्वाध्याय के साथ अपने को आगे बढ़ाने के लिए, और स्वाध्याय के साथ अच्छी प्लानिंग करने में भी बहुत मदद आती है। तो अच्छी प्लानिंग करके अच्छे ढंग से चलने में सबके लिए ज्यादा अच्छा है, मैं तो सभी के लिए कहूंगा। तो लेकिन आप ये भी मानते हैं कि जितनी आपने ये सारी एजुकेशन आपकी रही, जो आपने ये पढ़ाई की, इसका आपको आज की डेट में फायदा हो रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर? केवल उसकी नहीं, मैं आपको एक और जानकारी दे रहा हूं कि मेरी स्थिति में केवल इतना ही बताना चाहूंगा, पढ़ाई से जोड़ना नहीं चाहिए। कई दफा लोग कहते हैं ना पॉलिटिक्स में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये बहुत गलत फहमी है। राजनेताओं को खासकर के दुनिया में भारत का जिस प्रकार से मान सम्मान है, हमारे यहाँ तो इस भारत की पहचान सदियों से दुनिया में शिक्षित देश की है। शिक्षा की जो महत्ता है, भगवान कृष्ण के काल से पहले और भी आगे जाएं तो हमेशा शिक्षा की और शिक्षार्थियों की मदद की आधार पर भारत ने अपनी यात्रा तय की और भारत की सनातन संस्कृति की धाक बनी दुनिया के सामने। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हम सब उस देश के वासी हैं जहां शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर तक्षशिला, नालंदा, वो विश्वविद्यालय जहां लोग पहनने के लिए कपड़े नहीं हुआ करते थे, हमारे यहाँ बड़े बड़े हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हुए लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन करते। और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आपने पढ़ाई ही करते रहे,
साथ साथ ही कई चीजें और की आपने, चाहे वो तलवारबाजी हो, चाहे वो नाट्य में पार्टिसिपेट करना हो, चाहे वो एक्टिंग करनी हो, चाहे वो योगा करना हो, तो कई चीजें आपने इसके साथ साथ की। इनफैक्ट जब आप छोटे थे तो आपको ये भी शौक होता था कि आप एक्टिंग करें, नाटक वगैरह में हिस्सा लें, तो आप एक किरदार वहां पर निभाते थे जो गंधर्व सेन का किरदार होता था, जो आप निभाते थे। और हमने कहानी तो बहुत पढ़ी है विक्रम और बेताल की, लेकिन शायद सबको ना पता हो कि उज्जैन के साथ महाराजा विक्रमादित्य का क्या कनेक्शन था। और विक्रम और बेताल की वो कहानी, वो 24 जो पहेलियां बुझाई जाती हैं और वो 25वीं पहेली में जाकर जब वो सारा जो उनको सिलसिला दिया जाता है पूरा करने का, वो पूरा होता है जाकर। तो ये जो सारी इतनी सारी कलाएं आपने साथ साथ सीखी, तो ये आपका कैसे इंटरेस्ट बना रहा है? एक तरफ चुनौती की मैंने पढ़ना है, एक तरफ चुनौती की साधारण परिवार से, एक तरफ चुनौती की मैंने आगे बढ़ना है छात्र राजनीति में, और साथ में ये सब चीजें। देखिए, एक शब्द है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट करोगे तो आप सारी चीजें बहुत कुशलता से, दक्षता से करते चले जाओगे, और सारी चीजों से अल्टीमेटली आपके खुद के लिए भी, आपके काम के लिए भी, आपकी पहचान और आपकी व्यवस्थाओं के लिए भी। आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। मुझे व्यायाम का बहुत शौक है, योग का बहुत शौक है, स्विमिंग से लेकर बाकी घुड़सवारी और खूब सारा आनंद लेता हूं। लेकिन ये बात सही है कि नाट्य विधा का भी बहुत महत्व है, मंचन का बहुत महत्व है। तो मंचन में भी विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन हमारे यहाँ उज्जैन में प्रारंभ हुआ। तब तो मैं उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था। हमने महाराज शिवाजी का जानता राजा का नाटक देखा, और जानता राजा के नाटक के बलबूते पर महानाट्य का जब मंचन हुआ तो हमने कहा हमारे अपने उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य हुए, जिनके शासनकाल का आज भी सुशासन की सबसे उत्कृष्ट मिसाल अगर किसी की है तो सम्राट विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य और न्याय प्रियता, विक्रमादित्य और वीरता, दानशीलता, विद्वानों की कद्र करना, इसलिए विक्रमादित्य और नवरत्नों का दरबार, बहुत सारी बातें विक्रमादित्य के साथ जुड़ी है। तो जब हम नाटक का मंचन का योजना बनी और हमने काम करना प्रारंभ किया, तो उसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े, मैं भी उसमें जुड़ा। हमने कहा भाई ये अगर हमारे बच्चे भी अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको सबको एक मन से काम करना चाहिए। मुझे गर्व है उस समय विक्रमादित्य के पिता गंधर्व सेन की भूमिका मैंने भी की थी, और उसमें एक बार एक ऋषि की, संत की भूमिका थी, वो भी की। तो भूमिका में कोई गलत नहीं हो तो करना चाहिए, अच्छी बात है। सम्राट विक्रमादित्य की आपने बात की। विक्रम और बेताल में जो 24 पहेलियां होती हैं वो इतने समझदार होते हैं कि अगर वो पहेली का जवाब उनको पता है और अगर उन्होंने वो नहीं बोला तो उनका सिर फट जाएगा। अगर उनको पहेली का जवाब पता है और उन्होंने बोल दिया तो बेताल छोड़ के फिर पीछे चले जाएंगे, फिर पहेली आएगी। तो आपकी भी जिंदगी मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसी ही है कि एक के बाद एक चुनौती, जिसको आपने बड़े तरीके से हैंडल करना है। तो ये चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं जब आप जिस ओहदे पर आप पहुंचे हैं? तो मैं अकेला नहीं हूं, आप ये पूरे देश में आप अपने स्वयं से भी देख सकते हैं। हर एक व्यक्ति जिसको आगे बढ़ना, उसको चुनौतियों से पार पाड़ना पड़ता है, और चुनौतियों में बैलेंस बना के रखना और उसके आधार पर अपनी लक्ष्य को याद रखना। धीरे धीरे करके आपको परमात्मा आपकी अवरोध हटाते जाता है, आगे बढ़ाते जाता है। आप परमात्मा की कृपा देखो ना, आज देश के प्रधानमंत्री, चाय वाले एक अपने देश के प्रधानमंत्री है, ये नरेंद्र मोदी जी के कितना आदर्श उदाहरण है। तो जब एक चाय वाले वहां जा सकते हैं तो एक गाय वाला क्यों सीएम नहीं बन सकता? बताइए, इसमें क्या दिक्कत है? बड़ी बात। मैं आपसे चुनौतियों की बात इसलिए कर रहा था कि थोड़ी देर में हम वापस इस मुद्दे पर आएंगे कि जो इस वक्त देश में थोड़े दिन पहले जो हालात भी हुए थे, जिसमें जेन जी ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, कि कैसे उनको भी गाइडेंस दी जा सकती है, कैसे ये भी समझा जा सकता है कि कई चुनौतियां आप खुद पार करके बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी आप कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जहां हम बैठे हुए हैं, जो आपने पढ़ाई जिस तरीके से की, आपको पढ़ाने वाले एक हमारे साथ हैं आज, एक आपके शिक्षक, और जो आपने कला की बात की, जो आपने एक्टिंग की बात की, तो उसमें भी आपके साथ जुड़े रहे हैं आपके एक और बहुत पूजनीय शिक्षक, वो हमारे साथ हैं, बिल्कुल आपके सामने बैठे हुए हैं। गोपाल जी भी हैं और राज पुरोहित जी भी हैं। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। आपके कारण से मेरे गुरु माननीय डॉक्टर गोपाल शर्मा जी मिल गए। मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका जोरदार ताली बजा करके। जैसे मैंने आपका अभी सामने कहा है, मैं पहले उनका अभिनंदन कर दूं? बिल्कुल जी, चलिए आइए प्लीज। ये बड़ा सौभाग्य है हमारे लिए भी, वो आज समय निकालकर उज्जैन से यहां पर आ सके। जी, राज पुरोहित जी, गोपाल जी,
राजपुरोहित जी, जब 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 ये कला सीख रहे थे तो आपने क्या खूबी देखी मोहन यादव जी में? उस समय ही लगता था कि ये महानायक है। महानायक है, क्या बात है। गोपाल जी, आप इनको पॉलिटिकल साइंस सिखाते रहे, और वो भी ऐसे टाइम पर जब इनको कोई सीखने की बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको ये जिज्ञासा थी कि मैंने सीखना है। तो आपकी क्या जरूरत अनुभव की इसलिए आया सर, ऐसा नहीं जरूरत नहीं थी। ही वांटेड टू अंडरस्टैंड थियरी ऑफ पॉलिटिक्स, इसलिए आया वो पॉलिटिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आइए। कैमरा को हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, पीछे पीछे चलते हुए कैमरा को कैसे आप सीधे रखें। मोहन जी, हम बात कर रहे थे, आप अभी अपने शिक्षकों को मिले, आपने उनको सम्मानित किया आपने, कि इस वक्त बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में जेनजी को लेकर। जेनजी ने काफी प्रोटेस्ट किया कि नीट पेपर था और चीजों को लेकर। तो इस सारे प्रोटेस्ट को आप कैसे देखते हैं? मध्य प्रदेश में आपने काफी कानून, सख्त कानून आप लेकर आए हैं चीटिंग को लेकर और इन सब चीजों को रोकने के लिए। तो इस सारी जो आपने जिस तरीके से देखा, क्या गुस्सा था, क्या प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे, ये सब कुछ क्या हुआ और इसको कैसे देखते हैं? आपकी बेस्ट इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? इसको कैसे, इस चीज को किसी तरीके से, देखिए, इस तरीके से किया जाए कि वो भी ठीक रहे? जी, वर्तमान के दौर में ये बात सही है कि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। युवाओं की आबादी हमारे यहाँ बड़ी है। मेरे राज्य में भी आज अगर हम आबादी की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश सबसे युवा प्रदेश में से एक है। और ये बात भी सही है कि हमारे में से अगर कोई परीक्षा देने जाता है या कोई कंपटीशन में उतरता है तो मन में सबकी इच्छा होती है सफल हो, और सफल होते भी हैं मेहनत करते तो। लेकिन राज्य के लिए भी और देश के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी सब स्वयं बीच में आते हैं और सारी बातों का समाधान निकालते हैं। मैं उस सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे ऐसे बच्चों के प्रकरणों को निराकरण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा उनने की। आज घोषणा की, कल हमने सुबह ऑर्डर किया, शाम को कोर्ट बना करके सुप्रीम हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस हैं उनने कंफर्म कर दिया, जज भी नियुक्त कर दिए। ये हमारे लिए त्वरित गति से काम करने के लिए 4 महानगर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, चारों महानगर में सबसे पहले कोर्ट में हमने कोर्ट गठन करते हुए इस बात की गंभीरता को प्रकट किया कि किसी भी प्रकार से हमारे लिए ये जो वर्तमान का समय है उसमें तत्परता की जरूरत है और युवाओं के मन में भाव बनाने की जरूरत है कि हमको हर हालत में माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सब मिलकर के किसी के मन में कोई शंका नहीं होना चाहिए। इसलिए आप देखो जो जो कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इधर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी, उधर लोकसभा विधानसभा में बिल ले आए, और आप देखोगे अपोजिशन के लोग जिनको इसमें राजनीति करना थी वो न तो उसमें कोई चर्चा करते हुए लोकसभा में दिखे, ना वो उस तरह से समाधान करते हुए कहीं संतोष व्यक्त करते दिखे। एक के बाद एक केवल राजनीति करने का जो तमाशा कांग्रेस ने किया है, मुझे लगता है कि युवा वर्ग भी उनको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि या तो ये स्टूडेंट्स हैं, या ये इडियट्स हैं, या ये अंधभक्त हैं। तो ये स्टूडेंट्स हैं या इडियट्स हैं या अंधभक्त हैं, ये राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा। जो अभी आपने बताया कि कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं प्ले किया, लेकिन इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या इसमें कुछ और कहना चाह रहे थे वो और ये कह दिया? देखिए, मैं हमेशा उनके बारे में तो भगवान से कामना करता हूं, परमात्मा इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अपोजिशन लीडर को कब समझ देगा, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब भी करते उल्टे ही काम करते, उनको खुद को मालूम नहीं वो करते क्या है और ऐसे करने से किसका भला करते हैं। आप ही ने कहा, मैंने नहीं कहा, कि उनके बारे में, उनके द्वारा दिए गए शब्दों के बारे में उनको ही होश नहीं रहता क्या करते हैं। चुनाव चलते बिहार में वो पहुंच जाते यूरोप। अब चुनाव में आप हो नहीं, हो जो हार जाते तो फिर दोष किसी पर डालते हैं। हमारे अपने राज्य से लेकर भी देखो तब भी ऐसे ही होता है। तो उनके लिए तो मैं मान के चलता हूं कि उनकी भाषा, उनके शब्द, उनके विचार, मैं तो मान के चलता हूं कि मेरे कई कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि हमारी कांग्रेस की आज पूरे देश में 80% से ज्यादा राज्य सरकार अगर चली गई
बीजेपी और एनडीए के लोगों के लिए, तो सब वो राहुल गांधी जी पे ही प्रश्न खड़ा करते हैं। तो मैं तो मान के चलता हूं कि भगवान करे वो अपना काम कांग्रेस में करते रहे तो 100% बीजेपी का सब अनुकूलता बन जाए। कांग्रेस लेकिन दतिया की जीत को ये मान के चल रही है कि देखिए हमने हरा दतिया दिया की बीजेपी जीत को। कैसे कह रहे हैं? दतिया तो कांग्रेस की थी ना, तो कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है, कोई बीजेपी पे थोड़ी जीते वो। दतिया उपचुनाव हुआ, पहले कांग्रेस की तरफ से विधायक राजेंद्र भारती जी थे, अब उनने खुद ने राजेंद्र भारती जी को पार्टी से बाहर कर दिया, अब धर्मेंद्र सिंह जी को लिया है, उनके दूसरे सज्जन को लिया है, तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही कि हम अपने इस लोकतंत्र में हमने उस काल में भी और आज के काल में भी लगातार उस गति से 1700 वोट ज्यादा पाए। ये बात सही कि मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, हमने चाहा था कि वो सीट छीने, लेकिन लोकतंत्र में जनता जो कर दे वो सही है। आज नहीं तो 2028 के चुनाव में आएगी बीजेपी, दतिया पक्का जीतने वाली, छोड़ने वाली नहीं है, ये पक्का है। अभ्युदय मध्य प्रदेश का आपका विजन है कि हमने इसको हर तरीके से डेवलप करना है। आप कल ही मुंबई में भी थे, आप टेलीकॉम क्लस्टर की भी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की बात हो रही है। तो जब आप मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाते हुए देखते हैं तो इसमें आपके सामने कौन से बड़े टारगेट आपको नजर आते हैं कि ये मैंने पूरे करने हैं? क्योंकि अभी भी ये कृषि प्रधान क्षेत्र है अभी, और आपको इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है कि कृषि का थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा जी। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश बीते 2.5 साल में लगातार निवेश के हमारे देश के अंदर रोड शो, राज्य के अंदर हमारे इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जीआईएस और देश के बाहर भी जाकर जितने हमने निवेश के कार्यक्रम किए, इस सब के कारण से पूरे देश में सबसे तेज गति से निवेश करवाने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश बन गया। मुझे इस बात का गर्व है, सबसे तेज गति से, और सबसे तेज गति से बढ़ते बढ़ते सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य भी अगर कोई बन रहा है तो मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात का भी गर्व है और मैं इस बधाई देना चाहूंगा। और एक क्षेत्र में नहीं, समान रूप से हम सभी क्षेत्रों में, एक तरफ कृषि प्रधान राज्य होने के नाते से कृषि का भी हम रकबा लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। सिंचाई का रकबा जो हम बैठे, हमारी सरकार बनी 2023 में, तब 44 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में ये 65 लाख हेक्टेयर तक हो गया। ये 5 साल पूरे होते होते माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 2 विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा उत्तर प्रदेश के साथ, पार्वती काली सिंध चंबल योजना राजस्थान के साथ, और दोनों पूरा होते होते हम 100 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा आगे ले जाएंगे। 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन खरीदने वाला एकमात्र हमारा 14 लाख किसानों से, पूरे देश का सबसे ज्यादा गेहूं उपार्जन किसानों से मध्य प्रदेश ने किया है। एक तरफ हम अपने एग्रीकल्चर की ग्रोथ बना रहे हैं, दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर के आधार पर भी निवेशकों को बुलाने वाला, एक साथ अपने राज्य के अंदर आईटी पार्क से लगा करके, जैसे आपने कहा इकोनॉमिक कॉरिडोर, और छोटे छोटे संभाग केंद्र के नीचे भी जाकर इंडस्ट्रियों को स्थापित करने के लिए उस दिशा में काम करते हुए, कल का आपने उल्लेख किया कि टेलीकॉम जोन भारत सरकार के साथ एमओयू करके ये विश्व का पहला प्रयोग हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार एमओयू करके डेवलपमेंट का नया मॉडल बनाए। ये प्रयोग हमारे ग्वालियर अंचल के लिए है, ये बड़ी उपलब्धि हमारी है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तो हमने किए, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर के बलबूते पर अब ब्रह्मोस तोप तो हमने सब सुनी है, लेकिन हमारे राज्य के अंदर भी वो तोप बनेगी, और जिसके आधार पर हमारे यहाँ ये जो डिफेंस कॉरिडोर हमारा शिवपुरी का बेल्ट है, अभी दतिया चुनाव भले ही हुआ है, लेकिन दतिया के अंदर भी 11,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश बहुत जल्दी डिफेंस कॉरिडोर में हम लोग करने वाले हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बात मैं बता सकता हूं। विश्व में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं उपलब्ध है तो मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, और उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी। आप एनर्जी का भी जो हमारी हरित ऊर्जा, तो उसके सभी प्रकार, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हमारे दूसरे प्रकार से भी जो जितने प्रकार की हो सकती है, लेकिन सबसे सस्ती बिजली हमारे राज्य से मिल रही है। हमारे राज्य की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही है और कलकत्ता में भी बिजली पहुंचा रही है। सौभाग्य की बात है, ये बदलते दौर का। 5वां सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से ये राज्य है, 8 करोड़ 90 लाख के करीब आपकी पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश की। बार बार आपके ऊपर ये प्रेशर हर बार आता है कि सरकार
आपकी है तो सरकारी नौकरियां दी जाए लोगों को। अब सरकारी नौकरियों की एक लिमिट है, कितनी सरकारी नौकरियां, और सरकारी नौकरियों पर तो दुनिया नहीं चल पाएगी। लोगों को सिस्टम बनाने पड़ेंगे, आपको मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को उस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में नौकरियां मिलें। लेकिन वहीं पर आपका ही एग्जाम्पल सबसे पहले आ जाता है कि आपको किसने कोई नौकरी दी, आपको, आप मुख्यमंत्री बन गए। तो जो आप कहना चाह रहे थे वो यही बात थी कि मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टम चलाने पड़ेंगे, काम की कमी नहीं है। लेकिन जब आपसे ये प्रेशर आपके ऊपर आता है कि सरकारी नौकरियां दी जाएं, तो कैसे आप इसको हैंडल करते हैं? देखिए, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, दो तरह के आंकड़े देना चाहूंगा। ये बात सही है कि लगभग 8 से 9 करोड़ की आबादी का हमारा राज्य है, और सभी प्रकार की सरकारी अगर नौकरी कहा जाए तो वो लगभग 10 लाख के अंदर है। लेकिन हमने अपने बीते 2.5 साल के अंदर लगभग 1 लाख से ज्यादा नौकरियां तो दे दी है। अकेले 2 साल के अंदर हमारे यहाँ पुलिस विभाग में 18,500 पदों की मंजूरी दी है। 7,000 हमने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की है। 10,000 स्कूल शिक्षा में भर्ती की है। मैं बीते गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उज्जैन में था, 1,000 तो हमने उसी समय सारे शिक्षकों के उनको अपने नियुक्ति पत्र दिए हैं। फॉरेस्ट से लेकर सारे डिपार्टमेंट में भर्ती चालू कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी लगभग 2.5 लाख पद पे हम प्रमोशन कर रहे हैं। 15 सालों से प्रमोशन बंद थे, अब तो हर विभाग से इतनी मिठाई खिलाते कि मिठाई खा खा के परेशान है। हर एक जगह से कहीं से भी समाचार उठा के देखे, किसी का 10 साल में, किसी का 15 साल में, किसी का 20 साल में प्रमोशन नहीं हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, हम सब इसी के लिए बैठे। तो ये लगभग फिर 2 साल में ये 2 लाख से ज्यादा पद फिर वेकेंट हो रहे जब हम भर्ती करेंगे। लेकिन फिर जैसे मैंने आपने भी सही कहा कि हमारे राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार के आधार पर नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना, ये लक्ष्य हमारा है और इस दिशा में हम काम करते हैं। इसलिए राज्य के अंदर निवेशकर्ताओं में पहले प्राथमिकता राज्य के अंदर निवेशकर्ता उद्यमियों के लिए हम विशेष बहुत सारी लगभग 25 प्रकार की अलग अलग हमने पॉलिसियां ला करके पारदर्शिता से सरलीकृत आधार पर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। और उससे भी बढ़कर आईटी के सेक्टर से लगाकर के फूड इंडस्ट्री तक सब सेक्टर में अगर रोजगार परक उद्योग आप लगाओगे, जैसे मान के चलो आप रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगाते हैं, तो रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री में आप 1,000, 2,000, 4,000 युवाओं को काम अगर देते हैं, तो बिजली, पानी, भूमि, डाइवर्सन सब में तो आपको मदद करेंगे ही सही। इंडस्ट्री के लिए जो आप फंड अरेंजमेंट करोगे उसमें ब्याज में भी छूट देंगे। लेकिन अगर रोजगार पर है तो 5,000 रुपया प्रति लेबर हम 10 साल तक आप जितनी लेबर लगाओगे उसके लिए भी देने वाले हैं। ये हमारे लिए रोजगार आधारित उद्योगों के लिए काम करने का परिणाम है। इसी के कारण से जैसे कल मैं मुंबई में था तो बड़े पैमाने पे हमारे वहाँ के इस सेक्टर टेलीकॉम कम्युनिकेशन की बड़ी बड़ी कंपनियों ने कहा कि ये हम तुरंत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये कोई राज्य नहीं कर रहा है, एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश कर रहा है। क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास 2 तरह की दृष्टि है, एक रोजगार आधारित उद्योग लगाने वाले लोगों के लिए हम ये बीजीएफ अलग से देने वाले हैं, दूसरा जो रोजगार आधारित नहीं करते तो उनको दूसरे प्रकार से मदद करेंगे, लेकिन लेबर में नहीं करने वाले हैं। पर लेबर आधारित उद्योग लगाने के लिए हम हर एक व्यक्ति को रोजगार देना चाहते, काम देना चाहते, उसको स्वावलंबी बनाना चाहते, उसको सक्षमता से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लायक बनाना चाहते। अगर आप फ्लाइट लेकर कभी मिडिल ईस्ट की तरफ जाएं, जहां पर यूएई, कतर और ये सब देश हैं, तो आप देखेंगे कि नीचे पूरा भूरापन ही नजर आता है, रेत ही रेत, वहां पर हरियाली कहीं नजर ही नहीं आती। तेल जरूर है उनके पास, लेकिन जब आप मध्य प्रदेश के ऊपर आते हैं आपको हरियाली ही हरियाली चारों तरफ नजर आती है, जो पर्यावरण एक बहुत बड़ी देन है और जो आगे चलकर और भी बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से उसका महत्व बढ़ता जा रहा है दुनिया में। आपका जो वन भवन है, कल मैं देख रहा था, वो इतना बड़ा वन भवन तो शायद ही किसी राज्य का होगा जितना, और मॉडर्न और जितना बड़ा वो मिलेगा। और वन के अंदर वो सब जानवर भी मिलेंगे जो दूसरी जगह दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाले हैं। इस भोपाल के अंदर आप इसी की नजदीक की सड़कों पे आप कभी रात में और दिन में अंतर करना, कई सड़कों पे दिन में मनुष्य घूमते, रात में टाइगर घूमते, ये हमारे भोपाल में ही संभव है। ये हमारे भोपाल में ही संभव है कि हमारे यहाँ वल्चर को छोड़ रहे हैं और वो तजाकिस्तान में जाकर मिलता है। ये हमारी इतनी लंबी वो पुराने काल की दौड़, आप बताइए, एशिया से चीता गायब हो गया था, लेकिन चीता के गायब होने की कहानी को इतिहास में दफन करते हुए चीते को हमारे यहाँ ला करके जीता करा
और वो दौड़ते दौड़ते कब राजस्थान पहुंच जाता है, कब उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है, कहाँ से वो दौड़ते दौड़ते 400 किलोमीटर की यात्रा कर लेता है। ये हमारे राज्य के अंदर ही हो रहा है। घड़ियाल सबसे शुद्ध पानी में रहने वाला जानवर जो चंबल नदी में होता है, वो घड़ियाल हमारे राज्य के अंदर विलुप्त प्राय हुआ था, लेकिन आज वो हमारे यहाँ पुनर्बसाहट हो गई है। गजराज हाथी असम केरल की सुनोगे, अब जरूरत नहीं, आप जबलपुर के पास कान्हा बांधवगढ़ में 100 से ज्यादा हाथी हमारे यहाँ वापस दौड़ते घूम रहे हैं, जो हमारे लिए हमारे उस गौरवशाली अतीत को जिंदा कर रहे हैं। तो हमने अपने राज्य के अंदर राज्य की नैसर्गिक सुंदरता, वन संपदा, वन्य जीव संपदा और मनुष्य आधारित व्यवस्थाओं को बलबूते पर, लेकिन पुरानी गौरवशाली विरासत को भी जिंदा रख रहे हैं। साथ ही साथ आपको शिकारे में अगर यात्रा करना हो तो आपको कश्मीर के डल झील जाने की जरूरत नहीं, भोपाल की झील में भी शिकारे मिलेंगे। ये हमारे राज्य के अंदर हो रहा है। लेकिन इसमें ही आपके सामने ये चुनौती आ जाती है कि औद्योगिकरण अगर आपने करना है मध्य प्रदेश का, तो और साथ में आपने ये सारा कुछ भी बना के रखना कि पर्यावरण ना बिगड़े, तो बहुत ही ज्यादा आपको एक उदाहरण सेटअप करना पड़ेगा कि कैसे दोनों चीजें साथ साथ हो सकती हैं। दोनों बराबर से कर रहे हैं। जैसे आप अगर इंडस्ट्री में आना चाहते तो इंडस्ट्री की छूट है, आप टूरिज्म में आना चाहते तो टूरिज्म में इसी प्रकार की छूट है, ताकि टूरिज्म के बलबूते पर हमारी वन्य संपदा को भी सेव कर रहे हैं, उनको इकोसिस्टम बना के रख रहे हैं, लेकिन उसमें भी रोजगार के अवसर ले रहे हैं। उस रोजगार के आधार पर हमारे पर्यटन के आसपास में रहने वाले सभी वनवासी आदिवासी भाई बहन या ग्रामवासियों को भी हम सीधे भागीदार बना रहे हैं। आप अंदाज लगा लो कि आपके पास अगर पर्यटन क्षेत्र के आसपास कोई कच्चा मकान है, आप 2 कमरे 4 कमरे 6 कमरे 8 कमरे का होम स्टे बना लोगे, तो आपके होम स्टे बनने में भी हम आपको उसमें भी मदद करेंगे। फिर आपका बिजली का बिल भी कमर्शियल नहीं आएगा, रेसिडेंशियल आएगा। आप अगर भोजनालय चालू करो तो भोजनालय को कोई कमर्शियल तरीके से टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सब प्रकार से प्रमोट करने का हमारा प्रयास है। उसी के कारण से हमारा सब क्षेत्रों में बीते 2 साल के अंदर टूरिज्म सेक्टर के बलबूते पर हमारे यहाँ 7 करोड़ से 13 करोड़ तक यात्री आ रहा है। ये हमारे राज्य के अंदर की इसकी गहराई बता रहा है। मुश्किल डिसीजंस लेने में कभी भी कोई कमी नहीं रहती एक मुख्यमंत्री के लिए। तो आपने अब जैसे यूसीसी को इंप्लीमेंट करना हो स्टेट में, चाहे वक्फ बोर्ड में जो मॉडिफिकेशंस लेकर आनी है वो लेकर आनी हो, और साथ में जो अभी बहुत सारे नाम हैं जो बदले गए, जहां पर मुस्लिम नाम थे शहरों के या जगहों के जिनको हिंदू नाम की तरफ लेकर गए, तो इन सब चीजों को आप कैसे लोगों को समझाते हैं, या आप उनके पास कैसे इसको किस तरीके से कन्वे करते हैं कि उनको समझ आए कि आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत सरल है। कांग्रेस ने अतीत के काल में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का जो प्रयास किया, आजादी के पहले खिलाफत आंदोलन की मदद के बलबूते पर कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को हिंदू समाज से दूर करने का काम किया। उसका परिणाम निकला कि पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से भी उसका बच्चा बांग्लादेश बना। ये पाप सारा कांग्रेस के खाते में है। बाद के काल में भी जब पाकिस्तान बन गया तब तो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने फिर वोट बैंक के बलबूते पर राम मंदिर से लेकर सभी मसलों पर समाज को बांटने का काम किया। आप बताओ, 12 साल से ज्यादा राज्य में देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, एक भी जगह दंगा हुआ क्या? यही देश पहले भी था, ये देश अभी है। इसीलिए राम मंदिर जैसे विषय पर कितनी बार गोली चली, कितना नाटक हुआ पहले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राम मंदिर बन के तैयार हो गया। भगवान राम अयोध्या में अपने धाम में मुस्कुरा रहा है, लेकिन बाल बराबर भी कोई कष्ट किसी को हुआ क्या? वो तो और जो 75 साल तक मुकदमा लड़ता रहा, वो अंसारी भाई भगवान राम के जन्म मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में भी उपस्थित था, और अभी ध्वज चढ़ रहा था तब भी उपस्थित था। अगर कोई अनुपस्थित था तो कांग्रेस के नेता वो एक नहीं गए। ये कांग्रेस का वर्तमान का दोहरा चरित्र है। वैसे ही राज्य में हमारे यहाँ के हाल हुए। आप बताइए, आज हमने भोजशाला जैसे मुद्दे पर पूरे प्रदेश के अंदर शांति सुव्यवस्था कायम रखी, जिस भोजशाला को लेकर कई बार पहले कष्ट हुए। इसी प्रकार से हमारी दृष्टि स्पष्ट है, राम और रहीम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप रसखान के दोहे देखिए, रहीम के दोहे देखिए, भगवान राम और कृष्ण की भक्ति के उनके मुंह से कितने सुंदर सुंदर भाव है। ऐसे में अगर राम एक शादी करता है तो रहीम को भी एक ही करना चाहिए ना, वो 4 क्यों करेगा? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपनी मुस्लिम समाज में 3.5 करोड़ से ज्यादा हमने डिजिटली उनको इन्वॉल्व करते उनके बीच ये बात पहुंचाई। 10 लाख से ज्यादा सुझाव सब समाज के बीच में लाने का प्रयास किया। उसका परिणाम है कि 76% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ,
एक समान कानून होना चाहिए। 40% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने कहा कि एक समान कानून होना चाहिए। तो इसके परिणाम रहा कि हमारे राज्य में यूसीसी वैसे ही पारित हो गया जैसे बाकी रूटीन के कानून पास हो रहा है। और मुझे गर्व है कि ऐसे मामले में सबसे बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। आपने भोजशाला की बात की, सम्राट विक्रमादित्य की बात हुई थी थोड़ी देर पहले कि आपको हर चीज बड़े सोच समझ के करनी पड़ती है कि चीजें बिल्कुल ठीक चलती रहे यहां पर और किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो आपको डिसीजन लेनी पड़ती हैं, इसमें आपके पास डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, आपकी सोच बिल्कुल क्लियर है कि मैंने क्या करना है। अगर शोले का डायलॉग सुना आपने, बहुत अच्छा डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया। मर गया। तो जो निर्णय करना है एक ही बार करना है। और परमात्मा की दया से मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। एक बार जन्म हो गया, दोबारा अब जन्म जब होगा तब होगा। मौत एक ही बार आएगी, दूसरी बार नहीं आने वाली। तो इसलिए उससे क्या डरना है, वो तो आना जब आएगी। लेकिन निर्णय करना, निर्णय से अगर अच्छा दुनिया और देश के अंदर हमारे राज्य की प्रगति होती, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश दो ही आगे बढ़ते, हम उनके साथ में कदम से कदम मिला करके, तो निर्णय करने में अब आपने विक्रमादित्य की बात कही। विक्रमादित्य का असली नाम मालूम आपको? असली नाम मालूम है? नहीं। विक्रमादित्य का असली नाम सहसांक है। माने पद्मश्री डॉक्टर राजपुरोहित जी यहाँ मौजूद है, इनने उस पर किताब भी लिखी है और हमारे महानाट्य के आप राइटर भी है। विक्रमादित्य का विक्रम का अर्थ है उल्टे क्रम को सुक्रम की लाए, वो उसको विक्रम कहते हैं। और आदित्य के समान उनकी प्रतिभा है। तो विक्रमादित्य का सबसे बड़ा गुण ये है कि जहां डर नहीं है वहीं विक्रम है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं विक्रमादित्य की नगरी से भी आता हूं और विक्रमादित्य के सुशासन को दुनिया जानती है। परमात्मा की दया से माननीय मोदी जी को हम देखते हैं। मोदी जी की निडरता, मोदी जी की सहनशीलता, मोदी जी की साहस की संभावनाओं के बलबूते पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये आतंकवादियों को अपना देश तो छोड़ो, वो जिनके देश से आते थे वहां भी मारकर ठिकाने लगाने वाली फौज को बनाने का बड़ा कारनामा या बड़ा एक तरह से ये पराक्रम दिखाने का काम माननीय मोदी जी ने किया। तो हम उनसे सीख सकते हैं। मोहन यादव जी, बहुत कुछ आपसे पूछना चाह रहे थे लेकिन आपने भी कहीं आगे जाना है, तो लेकिन एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहेंगे कि जो मिलेनियल्स हैं वो 96 तक थे, उसके बाद 2012 तक ये जेन जी की बात होती है, उसके बाद जो अब जेन अल्फा है 2024 तक, अब गामा जो जेन गामा है उसकी भी बात होती है, फिर आगे बीटा, गामा, डेल्टा। तो जब 2047 की बात करते हैं उस टाइम ये गामा और डेल्टा जनरेशन आपके सामने होंगी, और उसके लिए आप क्या विजन लेकर चलते हैं जो आज आप न्यूज 18 इंडिया के साथ शेयर करना चाहेंगे कि 2047 का ये बात मध्य सही है प्रदेश कि आप कैसे माननीय मोदी देखते जी हैं? के नेतृत्व में पूरे देश में हर राज्य को अपने अमृत काल को लेकर के तैयारी करने का अपना निर्णय हुआ है। और मैं अपने राज्य की दृष्टि से बता सकता हूं, आप अंदाज लगा लो कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में। 1956 से 2002-3 तक इस राज्य में प्रति व्यक्ति आय 11,000 रुपया व्यक्ति थी। और जब मैं बैठा तब मैं उस समय अगर आय देख रहा था 1,44,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय 20 साल में हुई। 55 साल में 11,000, 20 साल में। लेकिन आज की स्थिति में 2,67,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय हो गई। ये 2.5 साल के अंदर हुआ। और अमृतकाल 2047 तक हमारी द्वारा प्रति व्यक्ति आय 22,50,000 रुपया हो जाएगी। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की बन जाए। इस दृष्टिकोण से हमने, जैसे उदाहरण के लिए, जब हम अपनी सरकार के बजट की तरफ देखते हैं कि पहला बजट 3,10,000 करोड़ का था, आज की स्थिति में 2.5 साल में 1 रुपये का टैक्स नहीं लगाया। लेकिन सभी प्रकार की योजनाओं को चालू रखते रखते हमने 4,38,000 करोड़ का बजट तो इस साल हमने निकाला था और ये बढ़ा रहा है। 5 साल में डबल करने वाले हैं। ये हमारी ग्रोथ रहेगी, ये हमारा अपना काम करने का तरीका रहेगा। जाते जाते मोहन यादव जी, छात्र राजनीति में आप बहुत सक्रिय रहे आपने, और छात्र राजनीति ऐसी चीज होती है जिसमें गर्म खून होता है, लोग बहुत कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। तो आप मध्य प्रदेश के जेनजी छात्र, यंगस्टर्स, यूथ, इनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, हम अपने सारे युवाओं से कहना चाहेंगे, आप अपने सपनों का ऊंचे से ऊंचा आसमान देखो। हमारी सरकार की मदद से आपके सपनों को सच करने के लिए सरकार पूरी ताकत के आपके साथ खड़ी है। ये मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं।
न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में मोहन यादव जी एक बार बहुत फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।